by the student of MBA थर्ड सेम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर यूनिट फर्स्ट से आज जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 10, जिसका टाइटल है लिंकिंग HRM प्रैक्टिसेस टू ऑर्गेनाइजेशन आउटकम। लिंकिंग HRM प्रैक्टिसेस टू ऑर्गेनाइजेशन आउटकम को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि जो आउटकम होता है, एम्प्लॉय सेंटर आउटकम जो होता है वो क्या होता है। तो हम देखें तो एम्प्लॉय सेंटर आउटकम को हमने डिवाइड किया है यहाँ पे कॉम्पिटेंसी के अंदर, मोटिवेशन के अंदर, वर्क रिलेटेड एटीट्यूड के अंदर और जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर डिवाइड किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है कॉम्पिटेंसी क्या है। कॉम्पिटेंस का मीन्स होता है क्षमता या योग्यता। तो हम ये बोलते हैं कि यदि किसी पर्सन के अंदर नॉलेज है, स्किल है, किसी जॉब को करने के लिए एबिलिटी है, तो उसकी कॉम्पिटेंस है। द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉय पॉसेस द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी दैट देयर जॉब रिक्वायर, वो कॉम्पिटेंसी है। फिर हम बात करेंगे मोटिवेशंस की। मोटिवेशन की यदि हम बात करें, यदि कोई एम्प्लॉय है उसका जो बिहेव है वो तो इस तरीके का है कि वो मोटिवेटेड लगता है, लेकिन वो इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है। वो अपनी एसेंट सहमति तो दे रहा है लेकिन वो मोटिवेशन से नहीं दे रहा है। तो वहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि उस पर्सन को कहीं ना कहीं विलिंगनेस चाहिए जो उसको उस जॉब को करने के लिए मोटिवेटेड होने की ज़रूरत है। फिर हम बात करेंगे वर्क रिलेटेड एटीट्यूड। वर्क रिलेटेड एटीट्यूड के अंदर हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड की हम बात करते हैं। जब हमें वर्क असाइन किया जाता है तो हम उस समय उसकी एक्सेप्टेंस तो दे देते हैं लेकिन हम उसको सही तरीके से करते नहीं या फिर टाइमली नहीं करते, तो वर्क रिलेटेड एटीट्यूड के अंदर आता है। फिर आपका थर्ड के बाद फोर्थ आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। यदि कोई पर्सन कॉम्पिटेंट है, मोटिवेटेड है, वर्क रिलेटेड एटीट्यूड रखता है तो उसको जॉब का सेटिस्फेक्शन भी होगा। अब हमने ये समझा है कि जो एम्प्लॉय रिलेटेड सेंटर आउटकम होते हैं उनके अंदर हम कॉम्पिटेंसी, मोटिवेशन, वर्क रिलेटेड एटीट्यूड और इन सभी के साथ साथ हम किसको इंक्लूड करते हैं, बोलो, जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्लूड करते हैं। अब एम्प्लॉय के बाद हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो आपके आउटकम्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट आता है फर्स्ट। जैसा कि हम देखें कि हर एम्प्लॉय का जो साइकोलॉजिकली अटैचमेंट है किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो वो उसका ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के कारण है। हम ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, वो अटैचमेंट दिखाते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के कारण ही ऐसा करते हैं। जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट नहीं रखते, वो इन्वॉल्वमेंट उनका कम रहता है, वो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट भी नहीं रखते। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप की। ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप का मतलब ये हुआ कि यदि हमने किसी एम्प्लॉय को किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने उसको एम्प्लॉय किया है और एम्प्लॉय होने के बाद उसके अंदर विलिंगनेस है किसी काम को करने के लिए और उसका बिहेवियर इस तरीके से है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से, हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव या गोल प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है एफिशिएंसी हो सकता है ग्रोथ हो सकता है सर्वाइवल हो या स्टेबिलिटी है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, यदि एम्प्लॉय विलिंगली उस गोल को अचीव करने के लिए इस तरीके का बिहेवियर करता है तो वो किसके अंदर आता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप के अंदर आता है। अब हम इस बिहेव के अंदर किस किस को इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस की। हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस का मतलब ये हुआ कि जो भी किसी काम को करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट लेवल है, यदि हम उससे आगे बढ़कर हम काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है। फिर एल्ट्रिज्म की यदि हम बात करें कि यदि कोई एम्प्लॉय है, जैसा कि हम देखें कि वर्क टुगेदर है ना, वर्क टुगेदर, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है वो अदर एम्प्लॉय के साथ उनको भी वर्क के अंदर हेल्प करता है, वो उनको भी अपने लेवल तक पहुंचने के लिए हेल्प करता है, तो वहाँ गिविंग हेल्प टू अदर है। फिर हम नेक्स्ट समझेंगे सिविक वर्च्यू। सिविक वर्च्यू क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन की एक लाइफ होती है, उस लाइफ के अंदर आपकी कुछ एम्प्लॉय ऐसे रहते हैं जो पॉलिटिकल लाइफ के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ एम्प्लॉय ऐसे रहते हैं जो अपने वर्क पर ही फोकस रखते हैं। तो वहाँ पे हमें देखना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं ऐसा एनवायरनमेंट तो नहीं बन रहा कि लोग पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट कर रहे हों, उनका अपने वर्क की परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं है। तो वो सब चीज़ें हम सिविक वर्च्यू के अंदर हम देखते हैं। फिर आता है अपना स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप नेम से क्लियर है कि स्पोर्ट्समैन हमेशा क्या होते हैं, आपने देखा होगा वो हमेशा पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड
रखते हैं, वो काम को पॉजिटिवली क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, वो कभी कंप्लेन नहीं करते। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि ऑर्गेनाइजेशन आउटकम की हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर हमें एक पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड रखना है, हमें कंप्लेन नहीं करनी है। फिर हम कर्टसी की बात करें, कर्टसी क्या होता है? कर्टसी मतलब है हम अदर पर्सन्स को रेस्पेक्ट देते हैं। देखो हम कभी बोलते हैं ना कि जो अपने सीनियर हैं उनको ही हम रेस्पेक्ट दें। जैसे इंडियन कल्चर ये है कि हमारे सीनियर हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, तो वो पर्सन जो हमें गाइड करते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, क्या हमें उसका ही रेस्पेक्ट करना है? हमारे कर्टसी होने के कारण हमें उन सभी का रेस्पेक्ट करना है जो रेस्पेक्ट के लिए क्या करते हैं, डिज़र्व करते हैं। तो ट्रीटिंग अदर रेस्पेक्ट भी क्या है, आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर हम बात करते हैं हाउ डज़ HR ऐड वैल्यू टू द फर्म, कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो फर्म को कैसे वैल्यू करता है। तो यदि हम देखें कि जो ह्यूमन है वो असेट्स है ऑर्गेनाइजेशन की, जो अपने 5 M's हैं उनके अंदर जो M आता है, M वो मैन के लिए स्टैंड करता है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए स्टैंड करता है। तो किसी कंपनी के अंदर फॉर ए कंपनी दैट कंसिडर एम्प्लॉय देयर मोस्ट वैल्यूएबल असेट्स, कि यदि कंपनी अपने एम्प्लॉय को अपनी मोस्ट वैल्यूएबल असेट्स मानती है तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, वो HR वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को क्या करेगी, मोटिवेट करेगी, अपने एम्प्लॉय को क्या करेगी, मोटिवेट करेगी, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए बोलेगी, उस परफॉर्मेंस और नेशनल कल्चर्स को हाई मोरल के लिए बात करेगी। तो हम देखें कि 21st सेंचुरी के बाद हुआ क्या है कि जो आपका ट्रेडिशनल HR था वो स्ट्रेटेजिक HR हो गया है। स्ट्रेटेजिक HR का मतलब ये हुआ कि वो डिफरेंट फंक्शनल एरिया के अंदर वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय हैं उनको मोटिवेट करता है, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के लिए जो चीज़ें रिक्वायर है उन सब चीज़ों को भी करता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली चीज़ें हैं हम उनको यहाँ पे समझ लेते हैं। हम एक बार उन चीज़ों को समझ लेते हैं जिससे ह्यूमन रिसोर्स जो करता है, अपना पार्टिसिपेशन जो करता है, उससे वैल्यू ऑफ द फर्म में एडिशन होता है, वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो उसमें सबसे पहले आता है पीपल एंड परफॉर्मेंस, पीपल एंड परफॉर्मेंस। तो जैसा कि हम देखें कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, चाहे आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस की हो, तो वो कंपनी की परफॉर्मेंस हम डायरेक्टली किससे रिलेट करते हैं, एम्प्लॉय के टैलेंट से, एम्प्लॉय के मोटिवेशन से, एम्प्लॉय की उन स्किल से, उन डिसीजन से जो हमने लिए हैं कस्टमर के रिगार्डिंग। तो उन सब चीज़ों के अंदर हमें देखना है कि एम्प्लॉय इस तरीके के डिसीजन लें, एम्प्लॉय अपने टैलेंट का, अपने मोटिवेशंस का इस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कस्टमर्स वैल्यू को ऐड करें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट वैल्यू को ऐड करें, डिसीजन इस तरीके से लें जिससे कंपनी की फर्म की वैल्यू क्या हो, इंक्रीज़ हो। और इसके लिए हम ये देखते हैं कि कंपनी के अंदर जो HR है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी क्या करता है, ऑर्गेनाइज्ड कराता है। उसके अंदर एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए रिवार्ड सिस्टम भी रखा जाता है। तो हम पीपल एंड परफॉर्मेंस के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर आता है टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन। जैसे आपको पता ही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि हम हाई परफॉर्मेंस कंपनी की बात करें, ऐसी कंपनी जिसके अंदर हमें टैलेंट एम्प्लॉय की टैलेंट एक्विजिशन की ज़रूरत है, वो टैलेंट को खाली एक्वायर करना ही नहीं, उसको रिटेन करना। हम देखें कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, जबकि हमें रिक्रूटमेंट के साथ उसको अट्रैक्ट भी करना है, उसको हायर भी करना है, उसको ट्रेन भी करना है, उसको मोटिवेट भी करना है और उसको रिटेन भी करना है। तो टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हाई परफॉर्मेंस कंपनीज हैं वो अपने जो रिक्रूटमेंट, अट्रैक्शन, हायर, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और रिटेंशन की जो हम एम्प्लॉय की हम बात करते हैं वो उसको पूरा करते हैं। और इसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग जॉब डिज़ाइन जो है, हायरिंग राइट एम्प्लॉय जो है, और हमें स्ट्रॉन्ग इस तरीके की प्रोसेस बनानी है, हम इस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, डेवलपमेंट देना है ताकि एम्प्लॉय का इवैल्यूएशन सक्सेसफुली हो सके, हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकें, हम कंपनसेशंस प्रोग्राम वगैरह दे सकें। तो कहीं ना कहीं टैलेंट एक्विजिशन रिटेंशन हमें क्या करता है, उसमें हेल्प करता है। फिर हम बात करेंगे लीगल प्रोटेक्शन। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर लीगल प्रोटेक्शन भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन है, रॉन्ग टर्मिनेशन है। आपने देखा होगा कि एम्प्लॉय जो हैं उसका रॉन्ग टर्मिनेशन हुआ है, कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है,
तो वो चीज़ गलत है। तो हमें इस तरीके से सिस्टम बनाना है कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, रॉन्ग टर्मिनेशन नहीं हो, फेयरनेस हो, इक्वलिटी हो। हमें इस तरीके की सिचुएशन नहीं लानी कि जो आपकी रिस्क ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मिनिमम हो, और इससे क्या होगा, हमारे फर्म की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही देखा कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें हाउ टू HR ऐड वैल्यू टू द फर्म है वो कैसे होगा। उसके साथ साथ लिखा ऑर्गेनाइजेशन सेंटर आपके आउटकम क्या हैं, एम्प्लॉय सेंटर आउटकम क्या हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स।